जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 23 फरवरी बुधवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 3 महीने और 12 दिन बाकी हैं। मुद्दा है, कल मंगलवार और आज बुधवार करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ समाचार थे। वैसे कुछ खास चीज़ें नहीं थी, यही सब रशिया यूक्रेन चल रहा है। इकोनॉमी में एक समाचार चल रहे हैं, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, ये क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका गया है और वो इंडिया में अपने पेरेंट्स को पैसा भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा। उसके पास तो डॉलर की कमाई होगी, तो वो बैंक ऑफ अमेरिका या कोई भी अमेरिकन बैंक में वो खाता खोले और वहाँ से वो कमांड देगा कि ये $10 मेरे पेरेंट्स को इंडिया भेजो, उनका ये बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड है वगैरह। फिर वहाँ से वो कमांड जाएगा अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व। वहाँ से वो कमांड जाएगा स्विट्ज़रलैंड में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस, जो कि स्विट्ज़रलैंड के बासेल शहर में बैठता है और ये इसलिए भी मशहूर है कि बासेल 3 नॉर्म्स ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और फिर वहाँ से कमांड जाएगा भारत की आरबीआई को कि $10 भेजने। वहाँ से कमांड जाएगा जहाँ पर भी इसके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, $10 देने हैं। और फिर वो उसे रुपी करेंसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये पूरी सिस्टम इंटरनेशनल सेटलमेंट चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप समझिए, इंडिया के अंदर ही एसबीआई और एक्सिस में पैसा ट्रांसफ़र करना होता तो आरबीआई बीच में वो देख लेता, या एनपीसीआई जैसी संस्था जो आईएमपीएस सिस्टम चलाती है। लेकिन यहाँ क्रॉस बॉर्डर, सीमा पार का पैसों का लेन देन चल रहा है, तो बैंक ऑफ अमेरिका और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो आपस में कोई रिश्ते होंगे नहीं, इसलिए ये ऐसे चलता है। अब ये जो चल रहा है, यहाँ पर पूरे जो मैसेज भेजे जा रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स का ये अकाउंट नंबर है, ये आईएफएससी कोड है, ब्रांच नंबर है, वो संदेश भेजा जा रहा है, वो संदेश का नाम क्या है। तो जवाब है, उसको कहते हैं स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। मतलब यही जो पूरी यहाँ पर बैंकिंग कम्युनिकेशन हुआ क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, उस मैसेजिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो जवाब है एसएमएस नहीं, व्हाट्सएप नहीं, उसे कहते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट असल में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फुल फॉर्म हमको यूपीएससी एग्जाम के लिए याद नहीं रखना। बेल्जियम में एक संस्था है, ये पूरा काम देखती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल मैसेजिंग मॉड्यूल एंड कम्युनिकेशन फॉर बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल ब्रोकर, जिनको सीमा पार पैसों का पूरा लेन देन करना हो। तो जो लोगों का इंटरनेशनल बॉर्डर के चलते आपस में व्यवहार सीधा नहीं है, उनके बीच ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मदद करता है। तो ये स्विफ्ट जो मैसेजिंग सिस्टम है, कुछ कुछ बार नेगेटिव न्यूज़ में आती है। एक तो नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक में जो स्कैम किया था, उसमें ये जुड़ा था कि कुछ स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जनरेट करके भेजे गए और वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ लिंक नहीं था वगैरह। वो हम अभी पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये पुराने समाचार है, अपने लिए काम के नहीं। नया चर्चा में इसलिए आया कि 2022 में ये अमेरिका बोल रहा है, स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बेल्जियम में बैठती है, कि ये रशिया की स्विफ्ट एक्सेस आप बंद कर दो। इससे क्या होगा, रशिया के बैंक, एनबीएफसी, बिजनेसमैन, उनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी करने होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेमिटेंस, वो सब काम अटक जाएगा, ताकि रशिया पर दबाव बने कि वो यूक्रेन में अपनी सेना जो भेजी है उसको वापस खींच ले। ऐसा क्या होगा, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये जो स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। मतलब वो तटस्थ रूप से काम करते हैं, उनको भारत, पाकिस्तान, चीन, ताइवान ऐसा सब वो देखते नहीं है। सो दे मे नॉट अग्री फॉर दिस। तो ये एक बड़े समाचार थे स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के बारे में। इसके अलावा ये 2 दिन, कल मंगलवार और आज बुधवार, और क्या क्या जाने लायक था। बाकी समाचारों में एक तो हमने देखा स्विफ्ट, फिर बात चल रही है फीजल फेडरलिज्म, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो ये पैसों के रिश्ते होते हैं। उसमें बात ऐसी कि आर्टिकल 293, उसमें सब ऐसा लिखा है कि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे वेस्ट बंगाल ने यूनियन गवर्नमेंट से उधारी या कर्जे में पैसा लिया है, तो जब तक वो वाला कर्जा चुकाना बाकी है तब तक स्टेट गवर्नमेंट ने मार्केट से भविष्य में और नया कोई भी लोन लेता हो, तो भविष्य के ऐसे सभी बाजार लोन लेने से पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। वेस्ट बंगाल ने यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े। जब तक कि पुराना लोन यूनियन गवर्नमेंट का बकाया है वेस्ट बंगाल के पास, तब तक उन्होंने परमिशन लेते रहनी पड़ेगी। जब जब वो कहीं और से, मान लीजिए रिजर्व बैंक से, मार्केट में अपने स्टेट डेवलपमेंट लोन के गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके वो पैसा उठा रहे हैं, हर बार यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। हालांकि 12th फाइनेंस कमीशन, 12वें वित्त आयोग ने बोला था कि ऐसा सब कंडीशन मत रखिए, स्टेट गवर्नमेंट को आज़ादी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए कि उसको जो करना है वो करे। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है।
हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन ने पाया कि धीरे धीरे कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से लोन लिया था उसके सारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगे और फिर वो यूनियन गवर्नमेंट के गुलाम नहीं रहेंगे, फिर उसको मन मर्जी वो ऐसे वो बाजार से सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठाए, यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन जरूर नहीं होगी। लेकिन फिर ये नए बजट में क्या बोला याद करो, केपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ का लोन देगी। 50 साल का ये लोन होगा जिस पर जीरो इंटरेस्ट बिना ब्याज का 50 साल का लोन दिया जाएगा, जिससे ये हाईवे हॉस्पिटल वगैरह आप बनाए। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये तो वापस से जैसे वो चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहा था, कर्जा दे के गुलाम बनाया, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट वापस स्टेट्स को कि तुम ले लो भले 0%, लेकिन उससे क्या होगा, बाद में जितने नए लोन लेने होंगे तो यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना स्टेट गवर्नमेंट बाजार से पैसा उठा नहीं पाएगा। अब ऐसे कुल मिलाकर 2 कॉलम एक साथ आज छाप दिए थे तो हमने जान लिया, हालांकि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बियॉन्ड द कोर बेसिक स्टफ। मित्रों, यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 उसमें एक चीज़ है इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। हालांकि अगर हम पुराने पेपर देखें तो अभी तक कोई सीधा प्रश्न नहीं पूछा, एक आध दो बार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की जिसमें ये आप फसल भी उगाएं और ये बतख और मुर्गियों का पालन करें उतना पूछा था। अदरवाइज इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग ट्रेडिशनल सेंस में कि अच्छा एक गाय खरीदी 60,000 में, उसने दूध दिया 1 लाख रुपए का, ऐसा कुछ पूछा नहीं। लेकिन क्योंकि वो सिलेबस में है तो थोड़ा बहुत जानते रहना चाहिए। अब उसमें ये 1-2 दिन से जो चर्चा चल रही है, ऐसा उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी इलाका है वेस्टर्न रीजन, वहाँ भैंसों का पशुपालन होता है। तो भैंस के जो पशुपालन में भैंस अब दूध नहीं दे रही है तो क्या करेंगे, उसको कत्ल खाने में बेच सकते हैं कि बफेलो मीट का वो सब स्लॉटर और एक्सपोर्ट उस पर कोई बैन नहीं है। तो उनका तो किसान वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश है जहाँ पर गाय का पशुपालन ज़्यादा होता है, लेकिन गाय के ऐसे स्लॉटर और उस पर प्रतिबंध है, इसलिए वहाँ के किसान परेशान और वो अपने जो भी ऐसे गाय जो बूढ़ी हो गई जो अब नहीं दूध दे रही तो फिर उसको वो बाहर छोड़ देंगे। तो ऐसे स्ट्रे कैटल आवारा पशु शहरों में ट्रैफिक जाम करते हैं, गांव में फसलों की तबाही मचाते हैं, तो किसान परेशान है। फिर कुछ एक सर्वे निकला कि 1 बीघा ज़मीन में ऐसी स्टील की नुकीली तार लगानी हो ताकि उधर ऐसे सब आवारा पशु नहीं आ जाए फसल बर्बाद करने के लिए, तो उसके लिए करीब 16,000 रुपये खर्च आता है। और उसको गौशाला में भी भेजें तो गौशाला के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो किसान से 2,000 रुपये मांगते हैं। तभी सीएम योगी ने ऐसा कहा कि चुनाव के बाद हम ऐसे हर एक गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपये देंगे। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। उसके बाद मुद्दा चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। श्रीलंका के वादे अभी भी चालू ही हैं, उनका पूरा पैसा ख़त्म हो गया, सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा है ही नहीं। तो उनको जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना था जिसके लिए उन्होंने डॉलर या फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना था, लेकिन सरकारी कंपनी के पास भी पैसा नहीं और सेंट्रल बैंक के पास भी पैसा नहीं, तो वहाँ पर फ्यूल क्राइसिस चल रही है। इसमें हमको क्या समझना है, हमें यही समझना है कि हमने हमेशा अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि अपना फॉरेक्स रिजर्व जमकर बना रहे, $600 बिलियन, $700 बिलियन, वरना ऐसा सब प्रॉब्लम इंडिया में भी हो सकती है। फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसी बात चल रही है, नॉन सेंसिटिव सेंट्रल डेटा कैन बी सोल्ड फॉर एप्रोप्रिएट प्राइस। ये सूचना आईटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स माइटी, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि गैर संवेदनशील सरकारी डेटा, मतलब भारत चीन की बॉर्डर पर कितने सोल्जर हैं ऐसा सेंसिटिव डेटा नहीं, नॉन सेंसिटिव डेटा, जैसे कि बोर्ड की परीक्षा में कितने बच्चे फेल हुए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा सब डेटा कोचिंग कंपनियों को बेचा जाए ताकि उसको पता चले कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिजल्ट कम आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट बैनर लगा सके ताकि वहाँ के बच्चे ज़्यादा कोचिंग ले सके। और इसमें सरकार का क्या फ़ायदा, जो डेटा बेचा है उसकी मदद से सरकार पैसा कमाए। ऐसा कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन दिया है और वही बात ज़्यादा शालीन शब्दों में कहा जा रहा है, नॉन सेंसिटिव डेटा कमर्शियल मोनेटाइजेशन ऑफ इट, ऐसी कुछ प्रपोजल चली, अभी ये हुआ नहीं है। फिर कुछ मामला चल रहा है, वो टाटा कंपनी में साइरस मिस्त्री को कुछ चेयरमैन बनाया था फिर हटा दिया, और वो रतन टाटा के जो झगड़े चलते हैं उसमें साइरस मिस्त्री केस हार गया था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिव्यू पिटीशन डाली है कि मुझे वापस से सुनिए एक बार। ये सब बिजनेस जनरल नॉलेज हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। हमने आगे देखा था इंडिया और यूएई के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था CEPA।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब ये यूनिक कैसे है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया इंक्लूडेड अ चैप्टर ऑन डिजिटल ट्रेड। ई कॉमर्स के बारे में पहली बार जिक्र हुआ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, अदरवाइज इसके अलावा जितने साउथ कोरिया, जापान या इधर उधर हमने साइन किए वहाँ पर ये नहीं लिखा है। सो इट इज़ अ यूनिक थिंग। फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में कल कुछ ऐसे समाचार थे कि हमने ये जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किए, लेकिन ऐसा करने के बाद इंडिया की ट्रेड डेफिसिट बढ़ी है। वो ऐसा कि वहाँ से जो हम इंपोर्ट करते थे उसका जत्था बहुत बढ़ गया, लेकिन सामने हम उसको क्या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जो जापान में क्या होगा, आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए उसमें आप लेबल लगाएंगे अंग्रेजी में, जापानी लोग वो पसंद ही नहीं करते, उनको जापानीज लेबल हो तो ही वो प्रोडक्ट और ख़रीदेंगे, उसका मैनुअल और सब, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब कुछ जापानीज में उसको दिखना चाहिए। तो उनकी पसंद नापसंद हमें पता नहीं। साउथ कोरिया में क्या होगा भाई, वहाँ से ये सैमसंग के टेलीविज़न, एलजी के मोबाइल, लैपटॉप, एसी वगैरह, तो उल्टा स्वाभाविक है टैक्स कम लगेगा, वो सामान ज़्यादा आएगा। मलेशिया, थाईलैंड वगैरह में उनके जो मसाले, कोकोनट ऑयल वगैरह चीज़ में जितनी प्रोडक्टिविटी और पर हेक्टर यील्ड है वो भारत के किसानों के पास नहीं है। सिंगापुर वगैरह से जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज आती होंगी, तो नेपाल, भूटान में शायद हो सकता है हमारा ज़्यादा हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस से समीक्षा कर रही है, रिव्यू कर रही है कि हम इसे कैसे बेहतर करें। क्रिटिक्स का ये मानना है कि क्या कारण है, क्यों हमारे एक्सपोर्ट उन देशों में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद भी बढ़े नहीं। पहला कारण है एक तो इनोवेशन की कमी। आगे भी इकोनॉमिक सर्वे ने पाया था कि भारत की जो कंपनियां हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन में पैसा खर्च नहीं करती। अच्छी क्वालिटी के सब हम प्रोडक्ट बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करें, वो सब वो नहीं करते, जुगाड़पंती चलती रहती है। फिर उनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ते ब्याज पर लोन मिले, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, वो सब या तो बहुत धीमा है या बहुत ही महंगा है। कुछ एक बार कुछ केस स्टडी बनाई थी कि दिल्ली से अगर अमेरिका तक सामान भेजना हो तो उसमें करीब 40 दिन या 22 दिन लग जाए, जिसमें बहुत सारा टाइम तो दिल्ली से मुंबई तक सामान लाने में ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एकदम स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। सो वी नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव अवर एक्सपोर्ट्स। मित्रों, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक अग्रीमेंट है, ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो ऐसा कि हर एक देश ने दूसरे देश के सब कंपनियों की पेटेंट्स, फिर उसके जो भी ट्रेडमार्क हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसका सम्मान करना होगा वगैरह। अब भारत और साउथ अफ्रीका कोरोना के दौरान क्या चाहते थे कि ये जो अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन, दवाइयाँ, सब ये पीपीई किट्स और मास्क वगैरह जो बनाए हैं, वो हमारी कंपनियां भी बना सके, उनकी सारी हमको रिसर्च दे दो, ब्लूप्रिंट दे दो, और हम उसके लिए पेटेंट का और रॉयल्टी का पैसा नहीं देंगे। अमेरिका वगैरह भी इसको सपोर्ट करने की बात करते थे, लेकिन असल में ये लागू होना बाकी है। अब इस पे आज जो कॉलम आई है वो पढ़ के सब टेक्निकल मसले आप जान तो सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदेमंद दिखता नहीं कि वो असल में ऐसी टेक्निकल चीज़ें मेंस में पूछी जाए। जनरल सेंस में पता होना चाहिए, तो वो तो हमने आगे भी देख लिया था। फिर ये सब पूरा किसान आंदोलन और 3 किसान कानून और वो सब खत्म हो गया। अभी आज कॉलम आई है कि भारत में क्या फार्मिंग सेक्टर में रिफॉर्म लेने और ये पीएमसी मंडी में क्या सुधार की ज़रूरत है। तो मैंने पढ़ा, क्योंकि वो किसी आईआईएम अहमदाबाद के सब प्रोफेसर ने लिखा था, लेकिन पढ़ने के बाद पता चला कि भाई वो जो लिखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं जो ये यूपीएससी एस्पायरेंट पहले से नहीं जानता कि ये पीएमसी मंडी में क्या प्रॉब्लम है। वो ई नाम का ऑनलाइन पोर्टल बनाया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इशू, तो कुछ इसमें ऐसा डेप्थ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि पढ़ के मजा आ जाए। तो अगर आईएम अहमदाबाद में ऐसे वांदे चल रहे तो सोचो लोअर टीयर की मैनेजमेंट स्कूल में क्या ही होता होगा रिसर्च और पढ़ाई का। एनीवेज, आगे देखें हम लोग पॉलिटी, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वीमेन राइट्स, इक्वल पे, एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, ये सब के लिए एक टॉपिक देखिए। मेंस पेपर 2017 में एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने कि क्या ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज एबल टू स्ट्रेटेजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन दैट फेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पीयर्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। भारतीय महिला आयोग क्या जो महिलाओं को सार्वजनिक और निजी जीवन में समस्याएं उसके सामने लड़ने के लिए क्या वो सही से सब प्राथमिकता से काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा एक दो बार कुछ और भी मिलता जुलता ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी पूछा। मतलब ये जो सब नेशनल कमीशन है, खासकर स्टैट्यूटरी टाइप के, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सुधार करना चाहिए, इस टोन में यूपीएससी मेंस पेपर 2 में प्रश्न आते रहते हैं। हाँ, तो इधर
हमको नया जानने को क्या है। वो बात ऐसी है कि अमेरिका में ये जो सब फुटबॉल प्लेयर होंगे, पुरुष भी और महिला भी, तो पुरुषों को जितनी सैलरी मिलती है उसके सामने महिलाओं को कम मिलती है। तो ये सब महिलाओं ने वहाँ पर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन ऐसी कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी है वहाँ कंप्लेन की कि हमको भी इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। तो जजमेंट वो 2016 में या 2019 में जब भी कंप्लेन की थी और 2022 में जजमेंट आया, जजमेंट में ऐसा बोला गया कि ये सब महिला खिलाड़ियों को 22 मिलियन डॉलर देने हैं एरियर्स में या बैक पे में। एरियर्स या बैक पे मतलब क्या, बकाया, कि 2019 से नहीं दे रहे थे तो अभी 2022 आया तो इतने साल तक जो जो हुआ उसका इतना कॉम्पेंसेशन उनको दो। तो आप सोचने बैठे क्या भारत में ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा सुना, ऐसा पुरानी तारीख से सबको पैसा दे दो? वी डू नॉट सी दैट। उसके अलग अलग कारण क्या, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के पास शायद ऐसे पावर नहीं है। वो शायद कि क्या प्रॉब्लम चला है, नोटिस भेजा, सरकार अफसर से जवाब मांगा, पार्लियामेंट में रिपोर्ट डाला, उतना वो काम होता है उनका। फिर ये जहाँ तक मिनिमम वेजिस, न्यूनतम वेतन और इक्वल पे, उसकी बात है, ये वाले कानून ज़मीन पर स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते क्योंकि वहाँ पर वो बिजनेसमैन और लेबर कमिश्नर उनकी जो भी सांठ-गांठ चलती हो कि कोई एक्शन ना लिया जाए। अगर हम कहें कि सरकार ने अपनी तरफ से ये सब करना चाहिए कि महिलाओं को थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, जो भी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रही है या XYZ, तो सरकार के पास इतना पैसा है नहीं क्योंकि टैक्स में पैसा कम आता है। टैक्स टू GDP रेशियो अराउंड 10% चलता है, लोग ब्लैक मनी ज़्यादा है। फिर कुछ बार कुछ ऐसे रिफॉर्म है कि वो लागू करने जाए तो बिजनेसमैन नाराज़ हो जाए कि ये कहा जाए कि सारी कंपनियों में कंपलसरी वीमेन का इतना मिनिमम वेज होना चाहिए, या फिर स्पोर्टिंग फेडरेशन में ये कहा जाए कि अच्छा BCCI में वीमेन स्पोर्ट्स को भी इतना पैसा दो जितना पुरुषों वाले स्पोर्ट में, तो उधर जो सब लोग बैठे हैं उनको मज़ा नहीं आएगा, उनका सारा जो भी पैसा और नेक्सस चल रहा है। एंड आखिर में इंडियन फीमेल वर्कर्स के पास इतनी अपनी जागृति नहीं है कि हमारे ये लीगल राइट्स हैं या हम अपना अलग से एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और हम कुछ धरना प्रदर्शन आंदोलन हड़ताल करें। वो ऐसा सब जो ऑर्गेनाइज फॉर्म होना चाहिए डेवलप कंट्री में, ऐसा उनकी प्रेशर ग्रुप अलग से नहीं है। मजदूरों का प्रेशर ग्रुप है लेकिन महिला मजदूरों का अलग प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह नहीं है। फिर ये 1-2 साल पहले स्वीडन की एक वी-डैम नाम की डेमोक्रेसी की संस्था ने कुछ रिपोर्ट किया था कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, मुसलमान खतरे में, ऐसी सब बातें। उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या रिस्पांस दिया था, वो इंडियन एक्सप्रेस ने RTI एप्लीकेशन से जाना, वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। ऑलरेडी ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जर्नलिस्टिक दिस एंड दैट, उसके बारे में हमारे पास इनफ मटेरियल है पिछले इतने टाइम से। अभी प्रीलिम एग्ज़ाम 3 महीने 12 दिन बाद आ रही है, तो हमारा ज़्यादा फोकस प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ों पर होना। ये सब बोल बच्चन करने के लिए हम पहले ही मटेरियल बटोर चुके। उसी तरह मणिपुर में शायद चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ इंसर्जेंसी उग्रवाद की समस्या कितनी गंभीर है, इस पर एक्सप्लेन सीरीज हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि ये जो मेंस पेपर 3 में बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले हैं, कोई भी सस्ती किताब या कोई भी फ्री वाला PDF मिल जाए, उसमें से पढ़ लो, 50 पेजेस का करीब माल होता है उसमें। तो इन फ्री टाइम यू कंप्लीट दैट। इधर आया तो पढ़ने बैठेंगे ऐसा नहीं, वो पूरा एक साथ जितने भी मामले ख़त्म करो, नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस एंड दिस इंटरनल सिक्योरिटी। ये जयशंकर कुछ फॉरेन कंट्री में गए हैं और चाइना के खिलाफ ये वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। हमारे पास इंडिया चाइना के बारे में काफ़ी मटेरियल ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने, तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। फिर बात चल रही है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल या बाद में जो बने एक्ट, उसमें क्या किया गया, ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसको वो यूनियन टेरिटरी बनाया था, तो वहाँ IAS IPS ऑफिसर आएंगे, वो कौन सी कैडर के आएंगे? तो जो ऑगमट कैडर थी, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी वाली कैडर, वहाँ से वो वाले जो कैडर में डिप्लॉय होंगे, वो वाले IAS IPS का इधर भी ट्रांसफ़र होके वो आते रहेंगे। ये एक रिफॉर्म लिया गया था। दूसरा कि जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसा ही यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में होगा। अब उधर से प्रश्न शुरू होता है कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह इलेक्शन अगर होने हैं तो कितनी सीट्स होंगी? वो विधानसभा में पहले 107 थी, उसको बढ़ा के 114 किया। तो प्रश्न होता है, सीमांकन करना होगा, यानी डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब क्या कि अच्छा ये वाला कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, या ये वाला ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर, उसके कितने एरिया को हम माने कि ये एक चुनाव क्षेत्र है, ये दूसरा चुनाव क्षेत्र है, ऐसे 114 कंस्टिट्यूएंसी उनको बनानी है।
अब वो बनाने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, जिसके बॉस कौन थे याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। अब 2020 में कुछ बनाया था, फिर 1 साल में रिपोर्ट देना था, फिर 2 साल हो गए, अभी 2 साल और 2 महीने हो गए। तो बार बार गवर्नमेंट इसको एक्सटेंशन दे रही है टाइमलाइन के, बाद में आप रिपोर्ट दीजिए, इसलिए चर्चा मेरा। सो दैट इज़ जम्मू कश्मीर और उसके इलेक्शन की बात। इलेक्शन में एक मुद्दा है हेट स्पीच मीन्स पेपर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अभी उसमें बात कुछ ऐसी आई, उत्तर प्रदेश में कुछ लीडर थे, उन्होंने चुनाव में कुछ ऐसा कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है और बाकी सब नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाओ वगैरह। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये नेता को बोला कि 24 घंटे तक आप कोई पब्लिक स्टेटमेंट रैली वगैरह नहीं कर सकते। और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और उसमें ये जो सब धार्मिक चीज़ों को आहत किया जाए, और उसके अलावा इंडियन पिनल कोड में भी जो प्रमोटिंग एनिमोसिटी बिटवीन टू कम्युनिटी, वो सब के मामले दर्ज किए। तो इसमें हमको समझना क्या है, व्हाट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस इन मेंस एंड ऐसे एंड इंटरव्यू। अब सोचिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया और सब जगह वो तो वायरल हो गया। अब उसकी मदद से उनको जो भी पोलराइजेशन करना था, मतों का ध्रुवीकरण, वो तो हो गया और होते रहेगा, क्योंकि वो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम में चलता रहेगा सब। जहाँ तक पुलिस केस किया गया तो वो तो वर्षों तक केस चलता रहता है, उसका तो जजमेंट तुरंत आएगा नहीं। तो चुनाव प्रचार में जो हेट स्पीच दी जाती है, खासकर जब एकदम इलेक्शन करीब हो तब ऐसे सब चीज़ें दी जाएं, और नेता वो देते रहते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। सो द नीड ऑफ द आवर इज स्ट्रिक्टर एंड फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्राइम्स। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी, और पुलिस ने भी, और कोर्ट ने भी। फिर वो एक बात चल रही थी एम्पेनलमेंट। एम्पेनलमेंट क्या है, अलग अलग ये आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को स्टेट कैडर अलॉट की जाती है। तो बाकी की ज़िंदगी वो मान लीजिए वेस्ट बंगाल में नौकरी करेगा, और उसको कुछ कुछ बार सेंट्रल डेप्यूटेशन यानी केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति में यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो अब उसमें वो कि बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से भेज सकते हैं कि नहीं, उसके जो नियम चल रहे थे। अब वहाँ पर भी आईपीएस ऑफिसर में डीआईजी लेवल के ऑफिसर होंगे, उनका केस में ये होगा वो होगा, ऐसी सब चर्चा चल रही। हम ये पढ़ने नहीं बैठेंगे कि वो आईपीएस के नियम उसमें कैसे अलग हैं, या 50% का एम्पेनलमेंट रूल था उसमें अब ये नहीं होगा वो नहीं, कुछ काम का नहीं भाई। अब समझिए ऐसा कोई एमसीक्यू बनता नहीं, आप पुराने पेपर देख लीजिए। और जहाँ तक मीन्स की बात है, तो अलग से कोई ये ऐसी बड़ी सीन बनती नहीं कि डिस्कस एनालाइज क्रिटिकली हाउ दिस आईपीएस एम्पेनलमेंट आर अफेक्टिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। वो उसके और भी बहुत सारे मामले हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इंक्लूडिंग दिस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सब बॉर्डर स्टेट्स में 50 किलोमीटर तक क्या बीएसएफ का कार्यक्षेत्र होगा कि नहीं, वो एक मामला हुआ। फिर ये वाला मामला, फिर तीसरा याद करो सीबीआई के ऑफिसर वेस्ट बंगाल जाके किसी को अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो उसका जनरल कंसेंट देगा कि नहीं, राइट। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप हर एक पे 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे तो अपने आप अपना आंसर तो बन जाता है। ये अलग से खुद में 250 वर्ड्स की चीज़ बनती नहीं। तो हर एक का एक्सप्लेन सीरीज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पुराने पेपर देख भी लिया करो। फिर आगे चलता है सब यूक्रेन के मामले, रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह। उसका मतलब क्या, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है तो जनता का वोटिंग करवाया जाए और उसको पूछा जाए अच्छा ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए कि नहीं वगैरह। तो वो ब्रेक्जिट रेफरेंडम हुआ था। खैर रेफरेंडम चर्चा में क्यों आया, 1991 में यूक्रेन वालों ने रेफरेंडम किया कि हमको रशिया से अलग आज़ादी चाहिए, और फिर उन्होंने आज़ादी ले ली, और अमेरिका उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ बराबर वो लीगली एप्लीकेबल रेफरेंडम है। फिर 2014 में रशिया ने क्रीमिया रीजन यूक्रेन से हड़प लिया, और पुतिन ने वहाँ पर रेफरेंडम करवाया कि क्रीमिया के लोगों को पूछा गया तुमको यूक्रेन में रहना है या तुमको रशिया देश में रहना है। और उन सब लोगों ने करीब 96% ऑफ दिस क्रीमियन पीपल दे वोटेड रेफरेंडम में कि हमको रशिया का देश में हिस्सा बन जाना है। तो अब ये अमेरिका, जर्मनी और यूरोप वाले कहते हैं नहीं ये तो इलीगल रेफरेंडम है, मतलब उनको जमता हो तो लीगल है, उनको नहीं जमता हो तो इलीगल है, ऐसा पुतिन का कहना है, क्योंकि वो पुराना लेके झगड़ा चलते रहेंगे। तो ये सब ऐसा ही हम अपने सब ये कश्मीर में क्या रेफरेंडम होगा कि नहीं वगैरह का जो पुराना पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या था बात, वो सब आप देख ले, और जूनागढ़ में क्या और ये वो, तो वो सब चलते रहता है। मतलब शुड बी यूज़ द रेफरेंडम एज सम मेथड फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, तो वो फ़ायदेमंद दिखता नहीं। इवन इन केस ऑफ ब्रेग्जिट, ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया, कहा जाता है कि वो कुछ नेताओं ने ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी सब स्पीच दे के लोगों को बहला फुसला दिया। अब जब निकल गए तो उनको पछतावा हो रहा है कि हमारी तो नौकरी चली गई और इकोनॉमी बर्बाद हो गई और हमको तो ये नहीं करना चाहिए था।
सो रेफरेंडम एंड पब्लिक इज नॉट द बेस्ट डिसीजन मेकर फॉर सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये होगा वो होगा, वो दूर का सोच नहीं सकते, भावनाओं में बह के वो तो हाँ ना बोल देंगे। यूक्रेन की ज्योग्राफी में ये वाला रीजन है, ईस्टर्न और साउथ वाला रीजन, इसका नाम है डोनबास। डोनबास मशहूर है कि वहाँ पर कोल रिजर्व, कोयले की खदानें हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर है, और वहाँ पर भी दो वाले मशहूर हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। ये जो दो इलाके हैं, उसके अलगाववादियों ने, बागियों ने, रेबल्स, सेपरेटिस्ट, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन से अलग हैं, हमारा अलग देश है, हमारा अलग राज्य प्रांत है, जो भी। ऐसा 2014 में किया था, तब पुतिन ने कुछ बोला नहीं। अभी 2022 में पुतिन ये बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि दीज आर इंडिपेंडेंट रीजन्स, ये स्वतंत्र इलाके हैं। वैसा क्यों कह रहा है? ताकि वो सब के जो भी रेबल्स हो, अलगाववादी और बागी हों, वो पुतिन को सपोर्ट करें और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मदद करें। फिर ज्योग्राफी एंड प्लेसेस इन न्यूज़ में नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम असल में नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक समंदर से जाती है और रशिया का गैस जर्मनी को पहुंचाती है। जर्मनी को गैस की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका करीब 50% से ज़्यादा रशिया से उसको मिलता है। इसलिए रशिया के हौसले बुलंद है कि तुम अगर ये यूक्रेन वाले मामले में हमको परेशान करोगे तो हम गैस बंद कर देंगे। फिर उसी के कुछ और सब ये सब इंटरनेशनल रिलेशन की बोल बच्चन है, आराम से पढ़ लेना, नथिंग कि ऐसा जो पढ़ के समझ में नहीं आए। व्लादिमीर लेनिन, लेनिन ने यह कहा था कि लड़ाई करना या लड़ाई की धमकी देना, युद्ध की धमकी देना, वो भी एक प्रकार से पॉलिटिक्स ही है, वो राजनीति का हिस्सा ही है, और पुतिन वही कर रहे हैं। उस हिसाब से उसको जो भी अलग अलग चीज़ें मनवानी है यूरोपियन यूनियन से वो करेंगे। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, वाइसग्राड 4। ये वाइसग्राड 4 क्या है? पोलैंड, हंगेरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया, ये सब देख लेना नक्शे में आराम से। उन 4 देशों का समूह है, उसे वाइसग्राड 4 कहते हैं। फिर एक दूसरा है 3 सीज इनिशिएटिव, 3 समंदर का इनिशिएटिव। 3 सी इनिशिएटिव ऐसा है कि बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी एंड ब्लैक सी, ये 3 समंदर के आसपास जुड़े 12 यूरोपियन देशों के साथ मिला ये कुछ समूह है। मिन्स्क क्या है? तो वो बेलारूस की कैपिटल है, और वहाँ पर ये यूक्रेन और रशिया ने कुछ पीस अग्रीमेंट 2014 में साइन किया होगा, तो वो बेलारूस के साथ जुड़ा है। एंड लास्टली, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मुद्दा है डी कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या? ये जो इंपीरियल पावर थे वो लोग बाकी गरीब देशों को गुलाम बनाए। तो डी कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या? उपनिवेश तो हो गया, अभी उपनिवेशवाद जो ख़त्म होगा उसके बाद के जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस आए वो यूपीएससी मेंस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। उसमें हमको समझना ये है कि जापान ने 1910 से लेके 1945 तक कोरिया को अपना गुलाम बनाया था, गुलाम, और वहाँ पर उसका कब्जा था, कि जहाँ पर उन्होंने जापानी सोल्जर रेप, स्लेवरी, एक्सप्लॉयटेशन सब करते थे। अब ये चर्चा में वापस क्यों आया? क्योंकि जापान में एक सैडो आइलैंड है जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर माइनिंग होती थी पुराने ज़माने में, और जापान ये कह रहा है कि यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें ये सैडो आइलैंड को भी ऐड करो। तो साउथ कोरिया को नाराज़गी है, उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर जब जापान का ये कब्जा था 1910 से 19 जो भी 45 तक, तब ये लोगों ने हमारे लोगों को कैदी बना के, गुलाम बना के उन खदानों में मजदूरी करवाई थी, शोषण किया था, इसलिए इसको तो ये कोई हेरिटेज नहीं है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि वैसे तो दोनों देश चाहें तो जापान माफ़ी मांग ले पुरानी बातों के लिए और साउथ कोरिया उनके साथ वापस फ्रेंडली रिलेशन की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि दोनों ही देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो सब नेशनलिस्ट राइट विंग टाइप का एजेंडा की घृणा फैलाओ और राष्ट्रवाद को, और ये सब लोग हमारे दुश्मन हैं और हम सब खतरे में हैं, ये सब चलाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वरना उनके लीडर्स प्राग्मेटिक होते तो जापान और साउथ कोरिया को दोस्ती करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सब क्या है? दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डी कॉलोनाइजेशन। भारत पाकिस्तान से भी अंग्रेज तो चले गए, आपस से प्यार मोहब्बत से भी रह सकते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं चाहते, और फिर देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि उनको अपनी जो भी लोकल पॉलिटिक्स और राजनीति सीखनी हो। तो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ आफ्टर द डीकॉलोनाइजेशन। उसके अलावा साइंस टेक और एक्सप्लेन सीरीज में इन्फेक्शन बिकमिंग एंडेमिक। एंडेमिक मतलब ये वाला रोग अब स्थानिक हो गया, जैसे अमेरिका में फ्लू इज अ एंडेमिक प्रॉब्लम, मतलब
वो रहेगा ही रहेगा और कुछ उसका केस आते ही रहेगा। व्हेन द इन्फेक्शन रेट्स बिकम स्टैटिक फॉर अ पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन। तो अभी यूके और अमेरिका का स्टेट कैलिफोर्निया, ये दोनों ने ऐसा बोला है कि ये कोरोना भी अब एंडेमिक है। इसका मतलब क्या, ये तो होगा जैसे सीजनल वायरल फ्लू होता है ऐसा ये होते रहेगा। इसके पेशेंट्स को अब कानूनन रूप से कुछ सेल्फ आइसोलेशन में जाना हो और वो सब ज़रूरी नहीं होगा। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और कई देश धीरे धीरे पूरा 100% ऑन लॉकडाउन, जितने टूरिस्ट को आना है आ जाओ, वो सब कर रहे हैं। बाकी जो एक्सप्लेन सीरीज थी वो कुछ खास काम की है, एप्पल गूगल की डेटा प्राइस और वही सब पुरानी बातें। मणिपुर में चुनाव के दौरान पार्टी फ्लैग घर के ऊपर लगाया जाए, उसकी कुछ ट्रेडिशन, वो सब काम करने की। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब हर 2-2 दिन पे मैं अब ये वीडियो बनाऊंगा, तो गुरुवार कल मैं नहीं बनाऊंगा तो शुक्रवार को मिलते हैं।